क्या ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ हाथ कर दिया है? क्या अमेरिका को अब समझ आ गया है कि उनकी और जो गल्फ स्टेट्स हैं उनके दरमियान रिलेशन में सबसे बड़ी रुकावट इजरायली लॉबी है? जी हाँ, ईरान यूएस डील के बाद सारा सिनेरियो ही चेंज होता हमें नज़र आ रहा है। और इस सिनेरियो में जो सबसे ज़्यादा विक्टिम बन रहा है वो इजराइल है, क्योंकि इस डील को वो सिरे से मानने से इनकार कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर इजरायली पॉलिटिशियंस और उनके सपोर्टर्स सरेआम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को गालियां दे रहे हैं और उसके साथ साथ उन्हें धमकियां भी दे रहे हैं। अब सोचने वाली ये बात है कि अमेरिका जो दुनिया की सुपर पावर है, इजरायली मीडिया कहता है कि अमेरिका जो है हमारी मुट्ठी में है, जबकि दूसरी जानब जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अगर वो इंटरवीन ना करते तो इजराइल जो है सफ़ा हस्ती से मिट जाता। I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. Without the United States, there would be no Israel. वो कहते हैं कि सिर्फ 9 मिलियन पॉपुलेशन पर मुश्तमिल एक छोटा सा देश अमेरिका के सारे ही खड़ा है, जबकि अमेरिका की इजराइल को हमेशा से आयरन क्लैड जो है वो सपोर्ट हासिल रही है। और अब जब अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट को देखकर और इसके साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी के इंटरेस्ट को देख के ईरान के साथ डील की है तो तेल अवीव में कोहराम मच गया है। जी दोस्तों, तो असल कहानी है क्या? अमेरिका और इजराइल जो एक दूसरे को दोस्त कहते थे, जो एक दूसरे को ब्रदर्स कहते थे, आप क्यों एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए हैं? प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिकन हिस्ट्री के वाहिद प्रेसिडेंट हैं, पहले प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने सरेआम जो इजरायली पॉलिसी है, जो इजरायली लॉबी है, उसको बेनकाब किया है। तो आज की वीडियो में नाजरीन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो यूएस ईरान डील हुई है उस पर इजराइल क्यों तिलमिला उठा है, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो नेतन्याहू गवर्नमेंट है वो क्यों मिडिल ईस्ट में क्योस चाहती है। तो उसके बाद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अमेरिका को समझ आ गई है कि मिडिल ईस्ट में अमन का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है। और जो लास्ट में हम ये देखेंगे कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं नेतन्याहू को नकेल डाल सकेंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं पहले पॉइंट की जानिब। अब जो यूएस ईरान डील हुई है, जिसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम भी कहा जा रहा है, उसकी वजह से दुनिया भर में खुशी की लहर है। स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो सब खुशी से उछल कूद रहे हैं, जबकि एक ऐसा देश भी है मिडिल ईस्ट में जिसमें सफ़े मातम बिछा हुआ है, वो देश है इजराइल। इजराइल इस डील को अपनी एक डिफीट मान रहा है, जबकि दूसरी जानब देखा जाए तो जो गैस और तेल की कीमतें हैं वो गिर रही हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि उनकी जो इकॉनमीज़ हैं वो पहले ही वल्नरेबल होती हैं, और अब इनर्जी क्राइसिस जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है उनकी जो इकॉनमीज़ हैं वो भी रिकवर कर रही हैं। और इस डील से जो ज़ायोनिस्ट स्टेट है उसके जो ख्वाब थे वो चिकनाचूर हो गए हैं। इसलिए जो इजरायली लॉबी है वो सरेआम प्रेसिडेंट ट्रंप को गालियां दे रही है, और जो उनके सोशल मीडिया पे जितने भी फॉलोअर्स हैं उन्होंने एक तूफान बर्पा कर रखा है कि अमेरिका ऐसी डील कर कैसे सकता है। और ये बात हम सबको मालूम है कि अमेरिका में एक इजरायली लॉबी पाई जाती है जिसको AIPAC कहते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये जो लॉबी है ये दोनों साइड्स पे खेलती है, यानी कि रिपब्लिकन्स को भी सपोर्ट करती है और उसके साथ साथ जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको भी फंड करती है। तो इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं, क्योंकि ये कांग्रेस में जितने भी कांग्रेसमैन हैं उनके साथ ये ताल्लुकात इसके बहुत अच्छे हैं। और ये लॉबी यहाँ तक इंट्रेंच है कि जो अमेरिका में इलेक्शन होते हैं उसमें ये जो लॉबी है, ये जो इजरायली लॉबी है, ये कंपेन जो होती है उसको फंड करती है। तो उस तरह जो इवन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं उसमें फंड करते हैं ताकि जब वो बंदा इलेक्शन जीत के आए और जो कांग्रेसमैन इलेक्शन जीत के आए वो इस लॉबी के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें। The AIPAC has been successful over the years in defeating a number of strong members of Congress, progressives, who basically said what the American people, most Americans believe, in that maybe there's something wrong giving billions of dollars to the right-wing extremist Netanyahu government in Israel so that they can kill or injure 10% of the population. और अमेरिकन हिस्ट्री में 3 प्रेसिडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस लॉबी के खिलाफ जाने की कोशिश की और उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ। पहले प्रेसिडेंट कैनेडी थे
उसके बाद जो रिचर्ड निक्सन थे और तीसरे बुश सीनियर थे। इन तीनों का अंजाम हमें मालूम है, इसमें कोई इतनी हमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मकसद ये है कि ये लॉबी इतनी तगड़ी है कि अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को इसने जकड़ के रखा हुआ है, और कहा जा रहा है कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी इस लॉबी का हिस्सा है। अभी आप फुटेज में देख सकते हैं कि मार्को रूबियो जो है इस डील के बाद, उस डील को जिसको अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इंडोर्स किया है, उस डील के बाद वो क्या कह रहे हैं ईरान के बारे में। Look at the Middle East. Look at the Middle East, guys. Every problem in the Middle East tracks back to Iran. तो नाज़रीन, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि मार्को रूबियो जो है इस डील के बाद भी ईरान को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इससे सरेआम जो है हमें समझ आती है कि ये लॉबी इतनी तगड़ी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी इसके सामने कुछ नहीं है। जबकि जो ट्रंप हैं उनके हाथ बंधे हुए हैं, उन पे डोमेस्टिक प्रेशर है कि जंग ख़त्म की जाए, उसके साथ साथ इंटरनेशनल प्रेशर भी है उन पे कि जंग ख़त्म की जाए। इसलिए उन्होंने अब नेतन्याहू को ये कहा है कि 6 महीने यार चुप कर जाओ, कुछ सांस लो, मामला ठंडा होने दो। जबकि इजराइल जो है वो टस से मस नहीं हो रहा, वो अभी भी लिबनान में जंग जारी रखे हुए है। और नेतन्याहू जो है वो पुराने खिलाड़ी हैं, वो 30 साल से एपेक का हिस्सा हैं और अमेरिकन पॉलिटिक्स की रग रग से वाकिफ़ हैं, और वो जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो आखिरी प्रेसिडेंट है जो कि इजराइल को फंड कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन जो पॉलिटिक्स है वो अब चेंज होती नज़र आ रही है। जो अमेरिकन हैं वो सरेआम कहते हैं कि हमारा जो टैक्स पेयर का पैसा है वो इजराइल पे खर्च नहीं होना चाहिए, बल्कि अमेरिका में ही खर्च होना चाहिए। इवन के जो एंटी ज़ायोनिज़्म इतना ज़्यादा फैल चुका है कि जो न्यूयॉर्क है जिसमें इतने ज्यूज़ रहते हैं, उन्होंने ज़ोरान ममदानी को इलेक्ट किया है। इससे हमें ये मालूम होता है कि जो इजराइल की जो हवा बनी हुई थी, जो उनका विक्टिमहुड का कार्ड था, वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। इवन यूरोप में देखें, वहाँ भी एहतजाज हो रहे थे इजराइल के, जो इन्होंने गाज़ा में जो मैसेकर किया है उसके खिलाफ एहतजाज हो रहे थे, जो इन्होंने जीनोसाइड किया है, पूरी दुनिया उस पर उनको अकाउंटेबल ठहराने की बात कर रही है। और उसके बाद साथ साथ नेतन्याहू ये भी जानते हैं कि दिस इज़ द परफेक्ट मोमेंट बिकॉज अरब जो स्टेट्स हैं वो इस टाइम कमज़ोर हैं, ईरान के बाद न्यूक्स नहीं है, और उसके साथ साथ क्योस है, मिडल ईस्ट में जो है शिया सुन्नी वार भी चल रही है। तो वो चाहते हैं कि इसके होते हुए हम जो भी हमारे जो एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी है उसको हम अचीव कर लें। और उसके साथ साथ उन्हें ये भी मालूम है कि अभी तक अमेरिका जो है हेजमन है, और आने वाले सालों में हो सकता है चाइना जैसे राइज़ कर रहा है और जैसे मिडल पावर्स राइज़ कर रही हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो यूनिपोलर ना रहे बल्कि मल्टीपोलर हो जाए। और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जब आएगा तो उस टाइम इजराइल की नहीं चलेगी। अब तो इजराइल को अमेरिका की जो एक सपोर्ट हासिल है, एक अनवेवरिंग सपोर्ट हासिल है, वो हो सकता है ख़त्म हो जाए। इसलिए जो इजराइल है तिल मिलाया हुआ है। और दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की जानब। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने नेतन्याहू की बातों में आकर ईरान पर जंग मुसल्लत तो कर दी, लेकिन जब उन्होंने देखा ये जो मिलिट्री ऑपरेशन था, जो एक लिमिटेड स्केल का ऑपरेशन था, वो फैलता नज़र आ रहा है और उन्हें समझ आ गई कि जंग तूल पकड़ती नज़र आ रही है। और उसके बाद उन्होंने जो देखा कि उनका जो छोटा सेक्शन था उसने कैसे ही पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है उसको हिला के रख दिया। और उसके बाद ट्रंप को समझ आ गई कि वो एक दलदल में फंस चुके हैं और उनको इधर से निकलना ही होगा। लेकिन नेतन्याहू उनको तसल्लियाँ देते रहे कि सिर्फ हमें कुछ दिन और चाहिए, कुछ दिन और चाहिए। इस तरह 100 दिन गुजर गए। 100 दिन बाद हालत ये हुई कि यूरोपियंस भी चीख उठे कि हमें बचाया जाए, क्योंकि और जैसे मिडल ईस्ट से जो ऑयल और गैस आ रहा था उसकी डिस्ट्रप्शन हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुई और जो वर्ल्ड इकॉनमी है वो तहस नहस हो गई। और इसका जो सारा इल्ज़ाम था वो अमेरिका पे आ गया। पूरी दुनिया अमेरिका को एज अ विलन पेंट करने लगी और ट्रंप को समझ आ गई कि अगर ये जंग और 100 दिन जारी रही, पूरी दुनिया की इकॉनमी तो ख़राब होगी ही, अमेरिकन जो इमेज है वो भी ख़राब हो जाएगा। और ट्रंप ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए इस डील को एक अपॉर्चुनिटी समझा कि वो इस अपना जो उन्होंने किया धरा है उस पर पानी फेर सकें। और ये जो मुआहदा हुआ है उसके 14 पॉइंट को हम देखें तो हमें समझ आती है कि अमेरिका ने कुछ हद तक जो उन्होंने डैमेज किया उसको रिकवर करने की कोशिश की है, क्योंकि ये डील सरासर ईरान के हक़ में नहीं थी, बल्कि अमेरिका भी अपने जो पॉइंट्स हैं उसको मनवाने में कामयाब हो गया है। पहला पॉइंट उनका ये था कि जो ईरान है वो अपना न्यूक्स नहीं बनाएगा और जितना उनके पास यूरेनियम है हमें दे देगा। इससे जो अमेरिका की जो हेजमनी है जो मिडल ईस्ट में कि वी आर द प्रोवाइडर ऑफ द सिक्योरिटी इन द मिडल ईस्ट, वो भी नज़र आएगी, क्योंकि उनको एक ही कंट्री चैलेंज कर रहा था, ईरान। और ईरान के पास अब जब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होंगे तो वो हो सकते उस तरह से अमेरिका को चैलेंज ना करे। तो अमेरिका अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गया है। और दूसरी जानब अगर हम देखा जाए तो ये 100 दिन की जंग में
جو پینٹاگون ہے اس نے جو بل بنایا ہے $27 بلین کا بل بنایا ہے کہ اتنے ہمارے خرچ ہوئے ہیں اس جنگ میں صرف 100 دنوں میں. اور اس کے بعد دیکھا جائے تو انہوں نے ابھی جو کانگریس ہے اس میں $80 بلین کا بل بھیجا ہے کہ ہمیں $80 بلین اور چاہیے تاکہ ہم جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس جنگ سے اس کو ریکور کر سکیں. تو اسرائیل جو ہے وہ $300 بلین جو امریکہ اور اس کے الائز نے دینے ہیں ریکنسٹرکشن فنڈ کی مد میں ایران کو، اس پہ احتجاج تو کر رہا ہے. لیکن ٹرمپ ایک کاروباری شخصیت ہیں، وہ کاروبار کو کیلکولیشنز کے ساتھ دیکھتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ اگر 100 دنوں میں ہمارا $27 بلین جل چکے ہیں اور اگر مزید اس طرح 6 مہینے جنگ جاری رہتی تو $300 بلین ان کے ویسے ضائع ہو جانے تھے اور اینڈ پہ ان کو کرنی ڈیل ہی پڑنی تھی. جیسا کہ انہوں نے ویتنام میں ڈیل کی، افغانستان میں 20 سال جنگ لڑنے کے بعد بھی ڈیل کی. اور ڈیل کے بعد کیا ہوا؟ پہلے بھی طالبان تھے، واپس بھی طالبان آ گئے. تو کوئی فرق تو نہیں پڑا 20 سال لڑنے کے بعد بھی. اس لیے ٹرمپ کو پتا تھا کہ ہمیں ڈیل ہی کرنی پڑے گی، اس لیے انہوں نے پیسہ برباد نہیں کیا امریکنز کا، بلکہ انہوں نے کہا کہ $300 بلین جو ہیں یہ ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے کہ اس سے ہم ایران کو پیسہ دیں گے، ایران ہماری بات مانے گا، کیونکہ آپ جس کنٹری پہ انویسٹ کرتے ہیں وہ مجبور ہو جاتا ہے آپ کی بات ماننے پہ. تو ٹرمپ نے بہت ہی سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے اور اس طرح سے انہوں نے اس مسئلے کو جو انہوں نے ڈیمیج کیا تھا اس کو ریکور کرنے کی کسی حد تک کوشش کی ہے. جی دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے ایک ضدی بچے کی طرح ابھی بھی لبنان پہ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. اگر ہم اس ڈیل کا پہلا پیرا پڑھیں، پہلا پوائنٹ پڑھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو پہلے پوائنٹ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو لبنان ہے اس ڈیل کا حصہ ہوگا، یعنی کہ جو ایران اور US کی ڈیل ہوئی ہے اس میں جو سیز فائر ہے اس میں لبنان بھی شامل ہوگا. اگر دیکھا جائے تو لبنان کی گورنمنٹ ہے وہ تو ایران فرینڈلی گورنمنٹ نہیں ہے، لیکن ایران یہ چاہ رہا تھا کہ حزب اللہ کی پروٹیکشن کرے، جبکہ جو اسرائیل ہے وہ امریکہ کو اپنے جو گلوبل پاور ہے اس کو نہیں مان رہا. امریکہ کے پاس اتنی پاور ہے کہ اگر کسی کنٹری کو انکار کر دے وہ کنٹری سانس لینا بھول جاتا ہے. پاکستان کو انہوں نے کہا کہ آپ ایران سے گیس نہیں لیں گے، پاکستان نے گیس پائپ لائن کے جو منصوبہ تھا اس کو ٹھپ کر دیا، حالانکہ پاکستان کو اس ٹائم بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہے. دوسری جانب جو انڈیا ہے، انڈیا کو امریکہ نے کہا کہ آپ چابہار پورٹ کو ڈسکارڈ کر دیں گے، انڈیا نے بغیر وقت ضائع کیے اس کو ڈسکارڈ کر دیا، حالانکہ ان کے اکنامک انٹرسٹ میں وہ بہت زیادہ بینیفیشل ثابت ہونی تھی. جبکہ جو اسرائیل ہے وہ تو بات ہی نہیں مان رہا، وہ تو امریکہ کے جو آرڈرز ہیں ان کو ہوا میں اڑا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، کہ اسرائیلی لابی جو ہے اتنی انٹرنچ ہے امریکن پولیٹکس میں کہ ابھی بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. اس لیے اسرائیل کو یہ جو ڈیل ہے وہ مذاق لگ رہی ہے اور ہر حد تک وہ جائے گا اس ڈیل کو سبوٹاج کرنے کے لیے. مزے کی بات یہ ہے، بلکہ حیرت کی بات ہے، ابھی IDF کا اگر آپ بیان سنیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کی، سیز فائر کی خلاف ورزی حزب اللہ کر رہا ہے. اچھا جی، حزب اللہ کیسے کر رہا ہے؟ آپ لبنان میں گئے، آپ نے لبنان کا جو صدرن پارٹ ہے اس کو کنٹرول کر لیا، حزب اللہ آتا ہے آپ پہ اٹیک کرتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں آپ ہم پہ اٹیک کریں گے تو سیز فائر کی خلاف ورزی. Overnight, Hezbollah once again attacked IDF soldiers. Hezbollah once again in Lebanon to protect Israeli civilians. We lost 4 of our soldiers. آپ ایک دوسرے ملک میں چلے جائیں، اس کی جو زمین ہے اس کی ٹیریٹری پہ قبضہ کر لیں، لیکن وہ جو لوگ ہیں جو اس ملک کے باشندے ہیں وہ ریٹیلیٹ کریں تو وہ جرم گوار ہیں. کیسی ہپوکریسی ہے کہ آپ لبنان کے اندر انٹر ہوئے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیشن آپ نے ٹروپس کی ہوئی ہیں، وہاں کے قلعوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، لیکن وہاں کے لوگ اگر ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں نہیں آپ سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور اس طرح جو اسرائیل ہر حد تک جائے گا کہ اس جو ڈیل ہوئی ہے اس کو سبوٹاج کر سکے. اور اب جو ہمارا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ٹرمپ جو ہیں وہ بی کو سمجھا سکیں گے اور کیا وہ نیتن یاہو کو اس بات پہ کنونس کر سکیں گے کہ آپ جو ہیں ابھی اچھے بچے کی طرح بیہیو کریں اور اپنا جتنا بھی آپ کے پلانس ہیں، جتنی بھی امبیشنز ہیں ان کو ترک کر دیں. میرا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ابھی ہمارے میڈ ٹرم الیکشن بھی آنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو انٹرنیشنل پولیٹکس چل رہی ہے اس پہ امریکہ کا پریشر ہے، تو اس لیے وہ کہیں گے کہ کچھ مہینوں تک آپ تھوڑی شانتی رکھیں. لیکن جو بی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر جیسے ہی ہم چپ کر جائیں گے پوری دنیا پیلسٹینین اسٹیٹ کا نعرہ لگا دے گی. اس ساری بات کو سمیٹتے ہوئے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ابھی یہ جو جنگ جاری ہے اس نے جو امریکہ کی جو ویکنیسز ہیں، جو ویک پوائنٹس ہیں، ان کو اجاگر کیا ہے. ہمیں پہلے تو یہ سمجھ آئی کہ جو ایران وار میں امریکہ
بری طرح ایکسپوز ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی ایکسپوز ہو گیا ہے. امریکہ کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں جو دشمن ہے وہ اسرائیل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسرائیلی لابی کتنی تگڑی ہے کہ سپر پاور کو انہوں نے اپنی جیب میں بند کر رکھا ہے. اور آنے والے دنوں میں ناظرین مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو اسرائیل اور امریکہ کے جو حالات ہیں، جو تعلقات ہیں، وہ اور خراب ہوں گے. تھینک یو.